हेलो बच्चों, आइए आप लोगों को क्लास 10 का साइंस का अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। इसमें क्या आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को बता दें, इससे पहले जो पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि उस वीडियो में अगर आप देखिएगा जाके तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है तो उसका एग्जाम्पल क्या था। तो हम आप लोग को उस समय बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, उनका गुणधर्म चेंज हो जाता है और नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर हम आप लोग को यह बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में एरो के पीछे वाले चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और एरो के सामने वाले, तीर के निशान के सामने वाले बनने वाले जो पदार्थ उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नए पदार्थ बोलते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब आगे आगे इसमें क्या दिया हुआ है सो बता देते हैं, या इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले उसको समझिए। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे करेंगे। उसमें पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जबकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे किया जाएगा। अब बोर्ड पर देख रहे होंगे तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। देखिए, बहुत सारी क्रियाएं होती है हमारे दैनिक जीवन में। अगर बहुत सारी क्रियाएं जब होती है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सी क्रिया भौतिक हो रही है और कौन सी क्रिया रासायनिक हो रही है। तो उसमें कुछ पहचान है। हम आप लोग को भौतिक में क्या बताए थे कि उसमें कुछ पहचान क्या था कि इसका रंग आकार क्या होता है, चेंज हो जाता है, बस उतना ही हो सकता है। लेकिन ऐसा भी बोला गया था, उसमें क्या बताए थे कि जब भौतिक प्रक्रियाएं होती है, जब भौतिक परिवर्तन होता है या भौतिक अभिक्रियाएं जब होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एक चीज हम आप लोगों से, यानी आप इसी कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा कि कभी भी किसी वस्तु को या कोई बहुत सारी वस्तुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए और उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर उन चीजों को अगर मिला दे और उन चीजों को मिलाने के बावजूद भी कुछ नया चीज का निर्माण नहीं होगा, उसमें नया चीज नहीं बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसमें चेंजिंग होता है, उसमें बदलाव होगा, और बदलेगा जब तो हम लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ नए चीजों का निर्माण करेगा। जैसे भी आप लोग उसमें उस वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि जैसे अगर कागज को जला देती है तो बताइए कागज जलने पर क्या होगा। अगर कागज को जलाया जाएगा उसमें बहुत सारी घटनाएं होगी, अलग अलग घटना होगा। अब उन घटनाओं के आधार पर हम ये भी पता कर लेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि भौतिक अभिक्रिया हो रहा है। सबसे पहले ध्यान, भौतिक परिवर्तन हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। साथ में ये भी जान जाएंगे हम लोग कि वो क्रियाएं जो होगी उसमें क्या होगा, अवशेष का निर्माण होगा। यानी अवशेष का क्या, उसमें राख बनेगा। अब जब कागज को जला दिया जाएगा तो कागज को जलाने के बाद क्या होगा, उसमें राख का निर्माण होगा, और वो राख जो बचेगा एक नया पदार्थ बनेगा, और उस पदार्थ को दोबारा हम लोग कागज नहीं बना सकते। तो ऐसे ऐसे घटनाएं जब होती है, ऐसे ऐसे परिवर्तन होता है, तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन की पहचान के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, उसको पहचान करने का कुछ चीजें हैं, कुछ उसका तरीका है जिसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें। देखिएगा, आप बोर्ड पर समझ रहे होंगे तो इसके पहचान के लिए सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या दिया है, अवस्था में परिवर्तन। आप लोग भौतिक वाला में भी पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अवस्था में परिवर्तन तो उन दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग है। उसमें हम एग्जाम्पल में क्या बताए थे आप लोग कि जब भौतिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन होता है ना तो उसमें कभी भी नए चीजों का निर्माण नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उस वस्तु को अगर वो वस्तु बदलता भी है तो उस वस्तु को पुनः फिर उसी अवस्था में लाया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि दोनों में ये शब्द मिल जा रहा है। क्योंकि हम उस समय भी बताए थे, तो ये भी बताए थे कि अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में जब परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब अवस्था में इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो
तो दोबारा उस वस्तु को उसका मूल अवस्था में नहीं ला सकते, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि उसको दोबारा फिर वैसा नहीं बना सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा संभव है। ऐसा संभव इसलिए है कि अगर वो एक बार बदल जाएगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पुनः फिर उसको उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे अब आप एग्जांपल बताए थे उस समय कि अगर बर्फ को गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर पानी को क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, यानी उसको क्या करेंगे, पूरे तरीके से ठंडा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से दोबारा बर्फ बन जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, इसमें हम लोग क्या सीखे कि बर्फ ठोस अवस्था में था, जब उसको चेंज किया गया, गर्म किया गया तो द्रव अवस्था में आ गया। अब बताइए कोई व्यक्ति को अगर बोलेगा कि नहीं हमको ऐसा ठोस अवस्था में दोबारा हमको दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस जल को, फिर उस पानी को क्या करेंगे, फ्रीजिंग कर देंगे ना, ठंडा कर देंगे, तो फिर से क्या होगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरह का जब परिवर्तन होता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं संभव है। अगर वो एक बार बदल जाए तो दोबारा फिर उसको उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो वही इसमें देखिएगा कि पहला जो होता है रासायनिक परिवर्तन का पहचान, पहला हम लिखाएं अवस्था में परिवर्तन। देखिए अवस्था में परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो एग्जाम्पल इसके माध्यम से समझिएगा। जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन। अगर कपूर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कपूर एक इस तरह का पदार्थ होता है कि हम लोग को शुरू में मिलता है ठोस अवस्था में। इस बात को ध्यान में, कपूर किस अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। अब कपूर अगर ठोस अवस्था में मिलता है तो वो परिवर्तन, जब उसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है, ऊर्ध्वपातन जब होता है तो ठोस से सीधे क्या चीज में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो कपूर होता है वो होता है शुरू में ठोस अवस्था में। अब ये ठोस से सीधे प्रक्रिया जब करता है, यानी चेंजिंग जब होता है, तो क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या चीज में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। कौन, कपूर जो होता है ऐसा परिवर्तन करता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होगा। अब जब इस तरह का जब प्रक्रिया होगा, इस तरह की जब परिवर्तन होता है, तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्योंकि गैस से फिर हम लोग दोबारा ठोस यानी कपूर नहीं बनाया जा सकता, यानी उसको मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है तब, तो उसको दोबारा अगर उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे ही परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। तो पहला आप एग्जाम्पल समझ गए अवस्था में परिवर्तन का। अवस्था क्या, इसका चेंज हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब समझ रहे हैं, ठोस में था और ये चेंज होके क्या चीज में बन गया, गैस बन गया। क्या चीज बन गया, गैस बन गया। तो बताइए इसमें कुछ चेंजिंग हुआ क्या? हाँ, क्योंकि शुरू में कपूर जो था वो ठोस अवस्था में था, लेकिन जब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हुआ तो क्या बन गया, गैस बन गया। अब बताइए गैस बन गया, फिर उस गैस को हम लोग कपूर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? तो नहीं, उसको मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो इसलिए यह परिवर्तन होता है जब, तो इसका पहचान करने का पहला ये तरीका हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखिएगा, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना, देखिएगा दूध जो होता है वो तरल पदार्थ के रूप में होता है, द्रव अवस्था में होता है। लेकिन जब दही बनता है तो क्या होता है, दूध से भी ज्यादा, कहने का मतलब दूध से भी ज्यादा क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। यानी गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें ठोस का रूप आने लगता है। तो ठोस का रूप में आने लगता है, साथ में क्या है कि ये चेंज भी हो जाता है, दूध से क्या हो जाता है, दही बन जाता है। अब बताइए दही को हम फिर बोलेंगे दूध बना दीजिए, तो क्या इसको ऐसा कर सकते, नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते, इसका मतलब कि ये कैसी प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब इसका क्या, अवस्था बदल गया, द्रव से क्या हो गया, सीधे वो ठोस के रूप का आकार लेने लगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया का पहला पहचान। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और भी बहुत एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का कोशिश भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। साथ में अब देखिए दूसरा, देखिएगा दूसरा में दिया हुआ रंग में परिवर्तन। अगर एक ही साथ में अगर सबको देख लेना तो देखिएगा इसका 5 कंडीशन लिखा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करने का 5 चीजें हैं, यानी 5 तरीका। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा में रंग में परिवर्तन, तीसरा में गैस का उत्सर्जन या निकास, गैस का उत्सर्जन होगा या निकास होगा,
चौथा में दिया तापमान में परिवर्तन, और चौथा में दिया, पांचवा में दिया हुआ अवक्षेप का निर्माण। तो इस तरह से 5 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। देखिएगा दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दूसरा में लिखा हुआ रंग में परिवर्तन। अब बताइए, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका रंग हम लोग सभी को जानते हैं, ऑटोमेटिक उसमें चेंज हो जाता है। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझ रहे, जैसे लोहे में जंग लगना। जब बताइए, जब लोहे में जब जंग लगता है तो क्या होता है, उसका रंग बदल जाता है। अब उसका रंग क्या होता है, जो लोहा जो मूल अवस्था बुन रंग में होता है वो कैसा होता है, भूरा रंग का हो जाता है। कैसा होता है, भूरा नहीं ब्राउन रंग का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। अब देखिएगा उसका जब रंग बदल जाता है तो देखिए उसको फिर दोबारा उसको मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, लोहे को अगर उसका एक बार रंग चेंज हो जाता है तो उसको मूल अवस्था में नहीं ला पाते। तो ऐसे परिवर्तन जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि परिवर्तन या अभिक्रिया दोनों एक ही तरीके का चीजें हैं, फिर समझने का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही, इसका मतलब लोहे में जंग जो लगता है वो क्या है, रासायनिक प्रक्रिया, ये रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से दीवारों पर सफेदी का रंग उड़ना, ध्यान दीजिएगा, अगर दीवारों पर हम लोग सफेदी करते हैं तो क्या होता है, उसका रंग उड़ जाता है। आप लोग देखिए घर में अगर आप पचोड़ा करते हैं, घर में क्या करते हैं, पचोड़ा, अगर चूने के मदद से हम लोग घर को पेंट करते हैं या किसी दूसरे कलर से भी पेंट करते हैं अंदर और बाहर, तो देखिएगा कुछ समय के बाद क्या होता है, वो रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। फीका पड़ जाना मतलब क्या, कैसा हो जाता है, मटमेला हो जाता है। अब बताइए उस रंग जो फीका हो जाता है उसको दोबारा फिर आपको उस मूल अवस्था में ला सकते हैं, जो उड़ा हुआ रंग है, क्या दोबारा उसको वापस ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक बार उसका रंग अगर चला गया तो दोबारा नहीं आ सकता है, दोबारा उस अवस्था में नहीं आ सकता है। तो जो चीजें उस अवस्था में दोबारा नहीं आ सकता है, वैसी क्रियाएं, वैसी परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया उसमें क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो किसके आधार पर, तो हम लोग रंग के आधार पर पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे कि शुरू में जो दीवार था पूरा चकमक हो रहा था, यानी पूरा सफेद था, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वही दीवार का जो रंग है कैसा हो गया, मटमेला हो गया। तो इसका मतलब रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसके बाद हम लोग और तरीके समझ सकते हैं। और क्या समझ सकते, कभी कभी आप लोग देखते होंगे या हम लोग हमेशा रोजमर्रा के जिंदगी में, दैनिक जीवन में ये सभी चीजें देखते हैं कि पेड़ के पत्ते, कभी कभी आप पेड़ को देखिएगा तो उनके पत्ते क्या होते, पूरा हरा दिखाई देगा। कुछ समय के बाद क्या होता है, वही पत्ता आपको कैसा दिखाई देने लगता है, पीला। तो ऐसा हुआ क्या, उसमें क्या हुआ, उसमें रंग में परिवर्तन हो गया। रंग में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। तो रंग माने इसका मतलब ज्यादा धूप का प्रभाव पड़ने से उसमें क्या हो गया, पानी का वाष्पीकरण हो गया, यानी पानी क्या, वाष्पोत्सर्जन हो गया, जल का क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, जिसके कारण से उसमें पानी का कमी पड़ गया, इसलिए उसका खुद का जो स्वयं का जो रंग था वो उड़ जाता है और वो कैसा रंग में परिवर्तित होता है, पीला रंग में परिवर्तित। तो ये भी क्या है, ये भी एक मेरा रासायनिक अभिक्रिया है और ये क्या है, रंग में परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है कि गैस का उत्सर्जन। अब हम लोग देखेंगे, अगर कोयला, लकड़ी या गोईठा, किसी भी चीजों को अगर हम लोग जलाते हैं तो उसमें आप लोग क्या देखिएगा, उसमें गैस उत्सर्जित होगा। अब गैस उत्सर्जित होगा, कैसा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से निकल सकता है, कोई ना कोई गैस उससे निकलेगा। जब गैस उससे उत्सर्जित हो रहा है, गैस अगर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इस बात को ध्यान में, जैसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, घर में हम लोग लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाने का मतलब ये है कि हम लोग उसको कैसे बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तभी इसमें हम लोग क्या बताए, रासायनिक अभिक्रिया के पहचान में हम लोग को क्या मदद कर रहा है कि ये बताया है कि अगर जिससे क्या होगा, गैस का उत्सर्जन होगा या निकास होगा, तो समझिए उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब बताइए, लकड़ी को अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या उससे धुआं निकलता है, अब धुआं ही तो मेरा क्या है, गैस है। अब वो धुआं जो निकल रहा है कैसा धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस निकलता हो, या तो हम लोग टायर को ही जलाते हो, तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, यानी कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का क्या है, उससे धुआं निकलता है, गैस निकलता है। अगर गैस उससे निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो वही इसमें हम लोग बोल रहा है कि गैस का अगर उत्सर्जन हो रहा है या निकासी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये पहचान का ये सब तरीका है। इसी तरह से मोमबत्ती का जला, जब मोमबत्ती को जलाते उससे भी धुआं निकलता है, उससे भी कुछ ना कुछ गैस निकलता है। इसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा।
मैग्नीशियम रिबन को अगर दहन करते अगर जलाते हैं तो उस समय भी क्या होता है, गैस निकलता है, उस समय भी क्या होता है, धुआं निकलता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन अगर देखिएगा प्रारंभिक अवस्था में देखिएगा तो मैग्नीशियम रिबन होता है चांदी के जैसा, सिल्वर कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, सिल्वर कलर का। लेकिन उसको सिल्वर कलर आनी कहने का मतलब, लेकिन जब उसको जलाया जाता है तो जलाने के बाद क्या होता है कि वो जलने के समय में वो जो जलता है उस समय उसका जो लो होता है, यानी ज्वलन ताप जो होता है, वो ज्वाला जो निकलता है वो कैसा निकलता है, सफेद कलर का निकलता है, यानी सफेद लो के साथ जलता है। और उसका राख जो बचता है, उसका अवशेष जो बचता है वो भी कैसा बचता है, सफेद ही बचता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप लोग को बुक में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, चलिए उस टॉपिक पर भी हम आएंगे। सबसे पहले इसका सारे चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है, चौथा में लिखा हुआ है तापमान में परिवर्तन। चौथा में क्या दिया हुआ है, तापमान में परिवर्तन। देखिए कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो उसमें तापमान का चेंजिंग होगा, या तो तापमान बढ़ेगा या तो तापमान घटेगा। इस बात को ध्यान में, उसमें क्या होगा, तापमान बढ़ भी सकता है या तो तापमान घट भी सकता है। अगर तापमान घट रहा है तो भी बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अगर तापमान बढ़ रहा है तो भी बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे क्या है कि हम लोग चूना को लेते, कभी कभी आप लोग देखते होंगे घर में अगर चूने से पेंट करना चाहिएगा तो आप लोग क्या करते हैं, दुकान से वो चूना लेके आते हैं और उसको क्या करते हैं, चूना को किसी डब्बे में या किसी बर्तन में डालकर उसमें क्या करते हैं, जल को मिला देते हैं, यानी पानी उसमें डाल देते हैं। या तो पानी पहले डाल देते हैं उसके बाद चूने को डालते हैं, दोनों प्रक्रिया चाहे जैसे कीजिए। देखिएगा कुछ देर अगर उसको छोड़ देते हैं तो शुरू में जो पानी होता है कैसा होता है, ठंडा होता है। लेकिन जब उसमें चूना डाल देते हैं तो चूना क्या करता है, उसके साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। और जब अभिक्रिया करता है तो देखिएगा आप लोग सभी को देखे होंगे कि चूना और पानी जब आपस में अभिक्रिया करता है तो वो डबकने लगता है और उसका जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है इसका मतलब कैसा अभिक्रिया हुआ, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हम क्या भी समझाना चाह रहे हैं कि तापमान में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब बताइए पानी जो था वो ठंडा था, चूना शुरू में वो भी ठंडे टाइप से था, लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया, गर्म हो गया। तो बताइए इसमें तापमान घटा कि बढ़ा, तो इसमें तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़े या घटे हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको ये समझना है कि जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें जो अभिक्रिया हो रहा है ये कैसा अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें जो अभिक्रिया हो रहा है ये कैसा अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका मतलब पहला तो हम लोग ये समझ गए कि चूना और पानी को अगर मिला देते तापमान बढ़ जाता है, जब तापमान बढ़ गया तो क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसका मतलब इसमें क्या हो, तापमान में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया। अब अगला देखते हैं डिटर्जेंट का जो देखिएगा, डिटर्जेंट का घूमना, ध्यान दीजिएगा कि डिटर्जेंट का घूमना बताइए कैसा कैसा अभिक्रिया। तो डिटर्जेंट का घुलना भी कैसा अभिक्रिया है, डिटर्जेंट का घुलना भी रासायनिक अभिक्रिया। जब पानी में, ध्यान दीजिएगा इस बात को समझिएगा कि डिटर्जेंट को लेते हैं, ऐसा नहीं समझ पाते, ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग कपड़ा धोने वाला कोई डिटर्जेंट को ले लेते हैं और उस डिटर्जेंट को क्या करते हैं, डिटर्जेंट को जल में जब घोलने लगते हैं तो देखिएगा जल में जब घोलिएगा, हाथ से जब आप उसको घोलना शुरू कीजिएगा तो घोलने के समय में क्या होता है, झाग बनने लगता है। साथ में आपको कुछ एहसास होगा, एहसास क्या होगा, आपको हाथ लगेगा कि थोड़ा सा गर्म हो गया। क्या ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा हाथ जो है गर्म होने लगा। जब उस जल में हाथ को पूरा मिलाइएगा, हाथ को जब फेरिएगा तो उस समय आपको एहसास लगेगा कि उस जल में कि आपका हाथ थोड़ा गर्म हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी मेरा तापमान में परिवर्तन हो रहा है, ये भी क्या है, मेरा रासायनिक अभिक्रिया है। एक ऐसा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह ग्लूकोज का जीभ पर घुलना। अब देखो अगर हम लोग ग्लूकोज को, यानी सभी को अभी गर्मी के सीजन जो चल रहा है क्योंकि अभी धीरे धीरे गर्मियां स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग को बता दें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े छोटे क्या करते हैं, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोन डी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको लाते हैं और पानी को क्या करते हैं, पानी में डालकर उसको घोल के पीते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग को एनर्जी जो लॉस होता है वो एनर्जी क्या करता है, मैनेज कर देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम आपको इसके ऊपर आ जाते हैं। कभी कभी आप देखिएगा ग्लूकोज जो होता है जीभ पर लीजिएगा या ग्लूकोज का पाउडर का ऐसे अगर खाइएगा तो आपको क्या जीभ में ठंडक महसूस कराएगा। कैसा महसूस कराएगा, ठंडक। इसका मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का जो तापमान है, उस तापमान को भी क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, कम कर देता है। इसका मतलब क्या किया, उसमें क्या किया, तापमान में परिवर्तन कर दिया। तापमान में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब बताइए इसमें
तापमान घटा कि बढ़ा? तो अब हम लोग बोलेंगे इसमें तापमान घट गया। तापमान इसमें घट ही तो गया ना। तो जब घट जाए तापमान या बढ़ जाए, उससे कोई लेना देना है, सिर्फ हमको ये जानना है कि तापमान घटेगा या बढ़ेगा। ये दोनों क्रियाएं जब भी होगा, तो ऐसी क्रियाएं जब होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग को तापमान में परिवर्तन के आधार पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अवक्षेप का निर्माण, क्योंकि ये पांचवा में क्या है, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण का मतलब क्या कि किसी चीज को अगर हम लोग उसमें घोलते हैं, अगर जल में घोलते हैं या किसी चीजों में घोला जाता है या किसी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो देखिएगा उसमें अवक्षेप का निर्माण होगा। जैसे भी हम आप लोग को बताए थे कि हम लोग रिबन को क्या करते हैं, यानी मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाएं तो मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद क्या राख बच जाता है, क्या बना, तो राख जो बचा वो क्या अवक्षेप तो ही है, उसमें जो बचा वो क्या है अवक्षेप ही तो निर्माण होता है। तो अवक्षेप का जो निर्माण होता है वही, उसके आधार पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है या किसी अन्य प्रकार की क्रियाएं करवाई जाती और उसमें किसी न किसी अवशेष का निर्माण होता, अवक्षेप बच जाता है और उसको दोबारा फिर उसको उस मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है कि जल के पाइपों में पपड़ी जमना। देखिएगा कि जो नल जो होता है, नल के जो पाइप होता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे घर में पपड़ी टाइप से जम जाता है। क्या जम जाता है, पपड़ी टाइप से सफेद सफेद पपड़ी जैसा जम जाता है। वो सफेद टाइप से पपड़ी जमता है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। इसी तरह से पेंट का खराब हो जाना। आप लोग देखिएगा जब पेंट होता है, जब पुराने पेंट होंगे ना, उसका रंजक जो होता है पेंट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंजक बोलते हैं, तो देखिएगा बहुत समय उसका जब उसका एक्सपायरी डेट फेल हो जाता है, तो ऊपर का पानी जो ऊपर का जो रंग होगा वो पानी के जैसा हो जाएगा और उसका नीचे जो होगा गद बच जाएगा। गद का मतलब गाढ़ा टाइप से ठोस बच जाएगा। वो जो ठोस बचा हुआ पदार्थ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। अब आप लोग ऐसा भी एक समझ सकते हैं, कभी कभी आप लोग देखते होंगे सीमेंट, अगर सीमेंट को देखिएगा तो उसमें अगर एक पैकेट, एक बोरा अगर आपके पास सीमेंट है और उस सीमेंट में कहीं कहीं अगर जल पड़ जाए तो देखिएगा वो भाग कुछ समय के बाद क्या होगा, कठोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, अब पत्थर जैसा बन जाएगा। तो जो बन गया वो क्या हो गया, और उसको को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे अवक्षेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसी को अवक्षेप बोलेंगे। तो इस आधार पर इस तरीके से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को बता रहे कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान हम लोग 5 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का उत्सर्जन या निकास। चौथा, तापमान में परिवर्तन। और पांचवा में क्या है, अवक्षेप का निर्माण। ये सभी चीजें हम आप लोगों को बारीकी से बता दिए। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में ना आता हो तो आप कमेंट के माध्यम से बोलिएगा और कोशिश करेंगे कि आपके पास और ज्यादा डीपली जानकारी मिले। लेकिन इतना से ही आप, हमको पता है कि इतना ही से ही आप रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करने का तरीका समझ ली। अब देखो ये सभी चीजें जिन जिन चीजों में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अब जैसे देखिए, अब हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं, जैसे क्या है कि अगर हम लोग लकड़ी को जला देते हैं, क्या करेंगे, लकड़ी को जलाएंगे, तो देखिएगा अगर लकड़ी जलेगा तो उसमें ये लगभग सभी चीजों का क्रियाएं देखने को मिलेगा। जैसे लकड़ी को अगर जला रहे हैं, ऐसा समझिए लकड़ी का जलना, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना, ऐसा कोई बात नहीं। अब ये अगर लकड़ी, अगर ये जल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये लकड़ी को हम लोग जला दे रहे हैं तो देखिएगा इसमें सभी परिवर्तन हो रहा है, इसमें सभी तरह की चीजें आप लोग देख पाइएगा। अब बोलिएगा कैसे, देखिएगा अगर हम लोग लकड़ी को जला रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, इसमें अवस्था का परिवर्तन हो गया। इसमें क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन कैसे, मेरे पास लकड़ी बड़ा बड़ा था,
अब उसको जलाए तो छोटे छोटे हिस्सों में हो गया, यानी कोयला बनने लगा, है ना, राख बनने लगा। तो देखिए लकड़ी को अगर हम लोग जला रहे हैं तो उसका अवस्था चेंज हो गया, उसका अवस्था क्या हो गया, चेंज हो गया, अवस्था चेंज हो गया। दूसरा में क्या, उसका रंग बदल गया। अब रंग बदल क्या गया, लकड़ी जिस रंग में होगा मूल अवस्था में, लकड़ी का रंग क्या हो गया, चेंज हो गया। जलने के टाइम में क्या हुआ, उसका रंग क्या हो गया, धीरे धीरे चेंज होने लगा। साथ में क्या है, उससे गैस निकलने लगा। गैस कैसा निकलने लगा, उससे धुआं जो निकल रहा है वो क्या गैसी तो है, और धुआं जो निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगा। इसका मतलब उसमें क्या हो जा रहा है, गैस का निकासी होने लगा, यानी गैस बाहर निकलने लगा। उसमें क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। अब बताइए लकड़ी को जिस समय हम लोग जलाने से पहले लकड़ी किस तापमान में होगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है जिसको कोई भी व्यक्ति को छू सकता है, उसमें वैसा तापमान महसूस नहीं होता। लेकिन जब उसको हम लोग जलाने लगते हैं तो उसका तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, यानी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब उसमें तापमान भी हो जाता है। साथ में क्या होता है कि उसको जलाने के बाद क्या होता है, राख बचता है, कोयला बचता है। तो जो चीजें जलाने के बाद जो अवशेष के रूप में बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो आप लोग को बता दें, किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग जलाते हैं तो इसमें लगभग सभी घटनाएं उसमें संपन्न होती है। और जब सभी घटनाएं उसमें मिल रही है, इसका मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है। तो यही तरीका है रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करने का। तो आपको सिर्फ ये जानना कि अगर ये पांचों चीजें अगर समझ में आ गया हो तो आप रासायनिक अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखिएगा, अब कुछ चीजें समझते हैं। अब एक हम टॉपिक दिए हैं मैग्नीशियम रिबन का दहन या जलाना। अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो आप लोग बुक में, एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। यानी रेगमाल या सीरीज के जो होता पत्ता होता है, जब आप लोग देखिएगा जंग लगने वाला, जो जंग रोधक चीजें, जो जंग लगा हुआ चीजें रहता है, जैसे हो गया लोहे में जब जंग लगता है, देखिएगा एक पत्ता टाइप से आता है, उसको रगड़िएगा तो क्या खुरदरा होता है, उसे रगड़िएगा तो जंग धीरे धीरे क्या होता है, हटने लगता है। तो उसको रेगमाल बोलते हैं या तो उसको सीरीज का पत्ता भी बोला जाता है। आम बोलचाल में अगर समझिएगा तो सीरीज का पत्ता लोग बोलता है गांव में खास करके। तो उससे क्या किया जाता है, रगड़ के साफ कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ऊपरी परत जो उसके ऊपर जम जाता है उस परत को हटा दिया जाता है। अब हम आप लोग को आते हैं मैग्नीशियम रिबन पर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता था। आप लोग को बता दें कि मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। अब मैग्नीशियम जो है एक अभिक्रियाशील धातु, ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक अभिक्रियाशील धातु के श्रेणी में ये आता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इसका, लेकिन ये भी एक अलग धातु है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे हम लोग मैग्नीशियम को बाहर निकालेंगे, जैसे वायु के संपर्क में आएगा, तो वायु के संपर्क में आएगा तैसे वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अब ऑक्सीजन के साथ अगर धातु अभिक्रिया करेगा तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब होता क्या है सो बता दे छात्रों कि मैग्नीशियम के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जम जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जम जाता है। और वो परत जम जाने के कारण से क्या होता है कि जब उसको हम लोग जलाते हैं तो वो जलने नहीं देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब परत बन जाता है ना, तो उसको अगर हम लोग जलाते हैं तो जलने ही नहीं देता है। जलने नहीं देने के कारण से क्या किया जाता है, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लिया जाता है, उसके बाद जलाया जाता है। और जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ना, तो ध्यान इस बात को रखिएगा, वो सफेद लो के साथ जलता है। कभी कभी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के समय में मैग्नीशियम किस रंग का जलता है या उसका लो कैसा होता है, यानी उसका ज्वाला कैसा होता है। तो उसका ज्वाला सफेद होता है, एक हो गया। दूसरा में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो उसका अवशेष बचता है वो उसका रंग कैसा होता है। तो उसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है, चूना के जैसा होता है। इस बात को ध्यान में, उसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है और पाउडर का रूप में आ जाता है। इस बात को जब जलने के बाद उसको छुएगा तो पाउडर के जैसा लगेगा। जैसे आप किसी कागज को जलाते हैं तो कागज जलाने के बाद कैसा बन जाता है, राख बन जाता है। अब उसको छुएकर कैसा महसूस होता है, पाउडर के जैसा महसूस होता है ना। तो इस तरह से, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में ये पूछा जाता है। परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। आपको लिखना क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जमा लेती है, जो जलने में असुविधा प्रदान करती है, जो जलने में क्या करती, असुविधा प्रदान करती है। इसीलिए जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को शिरीष के पत्ता या उसी को हम लोग बोलते हैं रेगमाल से क्या करते हैं, हम लोग साफ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं। और जब मैग्नीशियम जलने लगती है तो उस समय सफेद लोह के साथ जलती है और उसका अवशेष जो बचता है वो कैसा अवशेष बचता है, सफेद पाउडर के जैसा अवशेष बचता है। तो इस तरह से आप मैग्नीशियम रिबन के बारे में समझ गए होंगे। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्या है, उसको जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। ठीक है, अभी हम आप लोगों को क्या बताएंगे कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसमें भले ही नहीं लिखे, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ जाती है। और वो परत जब चढ़ जाती है तो यह परत क्या करता है, जलने नहीं देता है। ये परत जो होती है वो क्या करती है, जलने नहीं देती है। तो जलने नहीं देने के कारण से क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, उसको रेगमाल से क्या किया जाता है, साफ कर लिया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो बहुत आसानी के साथ जलता है। और जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो जलाने के समय में मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो सफेद लोह के साथ जलता है। कैसा लोह के साथ जलता है, सफेद लोह के साथ जलता है। वही लिखें कि मैग्नीशियम रिबन सफेद लोह के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन का अवशेष जो होता है, यानी मैग्नीशियम रिबन कब जब जला दिया जाता है तो उसका जो अवशेष बचता है वो कैसा होता है, सफेद पाउडर के रूप में होता है। कैसा होता है, सफेद पाउडर के रूप में होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी पूछ देता है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में वायु के संपर्क में आने के बाद, ध्यान दीजिएगा, वायु के संपर्क में आने के बाद मैग्नीशियम रिबन के ऊपर या मैग्नीशियम के ऊपर किस तरह का परत चढ़ जाता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर दो तरह का परत चढ़ जाता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का और एक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है। तो ये कार्बोनेट का निर्माण होता कैसे, तो क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 भी है और CO2 भी है। तो ये दोनों जो है वो दोनों तरह का परत बना लेता है। या तो कार्बन ऑक्साइड का भी परत इसके ऊपर चढ़ जाता है और कार्बन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी परत चढ़ता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत, दोनों तरह का परत चढ़ जाता है, जिसके कारण से वो जल नहीं पाता है, इसलिए उसको साफ किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया का पहचान बता दिए। आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है ये भी आप लोगों को बता दिए। साथ में आपको ये भी बता दिए कि मैग्नीशियम के ऊपर में किस तरह का परत होता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर दो तरह का परत चढ़ जाता है जब वायु के संपर्क में आता है। एक हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होता है और एक होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत होता है। ये दोनों क्या समस्या उत्पन्न करता है, तो ये दोनों क्या करता है, मैग्नीशियम को जलने नहीं देता है। तो इस तरह का प्रश्न आपको अगर घुमा फिरा के जिस तरह से भी प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया पहचान कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसमें आगे क्या देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर, बस आपको जो बताया जा रहा है आप उस तरह से तैयारी कीजिए। अब जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, जब भी इस वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग को बता दें, आप कॉपी और कलम के साथ बैठे और जिन जिन चीजों को हम आप लोग को बता रहे हैं उन चीजों को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, उन चीजों को लिख लीजिए। एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है।
और आप लोग को बता दें ये सभी क्लासेस जो चलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली, इसमें किसी भी तरह का पैसा का भुगतान नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहते तो आपका साइंस का और सब्जेक्ट का, मैथ का, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी सभी को आप फ्री में इसका वीडियो मिलेगा और आपका तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाएगा या किया जाएगा। ठीक है, चलिए।